आइए जानते हैं अन्य अधिगम सिद्धांत को। तो यहाँ पर जो सिद्धांत अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, यानी कि फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। इट इज गिवन बाय कर्ट लेविन। ये कर्ट लेविन के द्वारा दी गई थी। और ये कौन थे? ये जर्मन मूल के अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि जर्मन में ये जन्मे थे और अमेरिका में ये बाद में काम करने लगे थे। ये गेस्टाल्टवादी विचारधारा से प्रभावित थे। देखिए, गेस्टाल्टवाद हमने पहले पढ़ा है तो आपको वो पता होगा, बाकी मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। इस विचारक में गेस्टाल्टवादी जो विचारक हैं उनमें 3 महत्वपूर्ण के हैं, तो उनको आप जान लेंगे, कोहलर, कोफका, और जो तीसरा के है वो इन्हीं के नाम का है, कर्ट लेविन के। ठीक है। गेस्टाल्टवाद के जनक किसको माना जाता है? मैक्स वर्दीमर को। जब हमने गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पढ़ा था, उसकी चीजें पढ़ी थी, तब हमने ये 3 नाम पढ़े थे। मैक्स वर्दीमर सबसे पहले, जो कि प्रमुख हैं, इनके साथ इनके सहयोगी कोहलर और कोफका। लेकिन विचारक के रूप में कर्ट भी इनके साथ शामिल थे, तो यहाँ पर हम उनको जान रहे हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी टोपोलॉजी मनोविज्ञान के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजी साइकोलॉजी। बुक्स तो इनकी और भी हैं, लेकिन जो टॉप पर है, यानी कि सबसे ज्यादा जो फेमस है, वो यही बुक है, और इसके बारे में पूछा भी गया है क्वेश्चन पेपर में। टोपोलॉजी आखिर होता क्या है? ये ग्रीक भाषी शब्द है जिसका अर्थ, यानी कि टोपो का अर्थ स्थान है, जबकि लोजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। स्थान का अध्ययन। अब किस स्थान का? ये अलग अलग रूप में मतलब आप देखेंगे, जैसे साइंस में भी इसका यूज है, मैथ्स में भी इसका यूज है, तो उस चीज को इन्होंने यहाँ पर मनोविज्ञान में किस प्रकार से उपयोग किया है। अर्थ इसका यह है कि सतहों का अध्ययन किया जाता है, किसके माध्यम से? टोपोलॉजी के माध्यम से। टोपोलॉजी को आप तल रूप कह सकते हो, सतही रूप कह सकते हो, है ना? सतह का अध्ययन, स्थान का अध्ययन। जैसे किसी एक तत्व का दूसरे तत्व के साथ स्थानिक रूप से जुड़ना। कोई भी दो तत्व आपस में स्थानिक रूप से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो उस चीज का अध्ययन हम किसमें करते हैं? टोपोलॉजी में। लेविन ने इसका उपयोग लोगों की लक्षित दिशाओं से संबंधित क्षेत्रों को मानचित्र रूप से अभिव्यक्त करने के लिए किया। यानी कि हमारे जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित होते हैं, तो उन लक्ष्यों तक, उन गोल्स तक पहुंचने के लिए हम किन संबंधित क्षेत्रों से घिरे होते हैं, किस प्रकार से उनको क्रॉस करते हैं, तो इस सारी चीज को इन्होंने एक मानचित्र रूप में अभिव्यक्त किया है, और इसी मानचित्र रूप को हम क्या कह रहे हैं? टोपोलॉजी, है ना? इन्होंने मानवीय व्यवहार को उन सभी कारकों से प्रभावित बताया जो उसके वातावरण क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। हमारे आपके वातावरण में जो भी चीजें उपस्थित हैं, उन सभी से हम किसी न किसी रूप से प्रभावित होते हैं, सकारात्मक रूप से प्रभावित है, चाहे नकारात्मक रूप से। ठीक है, तो प्रभाव तो हमारे ऊपर किसी न किसी रूप से उनका पड़ता ही है। तो उसी चीज को इन्होंने एक मैप के फॉर्म में बता रखा है, तो उसको भी हम जानेंगे। और इनके बारे में एक चीज और है, ये सामाजिक आधुनिक आधुनिक यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान के जनक भी हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो आप आंसर लगाएंगे कर्ट लेविन को। तो ये इनके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी, आप इसको ध्यान से पढ़ें, है ना? अब इससे आगे चलते हैं, जानते हैं इस सिद्धांत की कुछ और चीजें। यहाँ पर दिया गया है कि इनके अनुसार कोई भी व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक मानव होता है। इन्होंने किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की बात की जाए तो उसके लिए एक संज्ञा दी है, उसको डिफाइन किया है कि वो एक मनोवैज्ञानिक मानव होता है। साधारण मानव को इन्होंने एक मनोवैज्ञानिक मानव कहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि वह अपने मनोवैज्ञानिक विचारों से अपनी समस्या सुलझाता है। यानी कि प्राणी तो और भी होते हैं, जैसे अगर ये प्राणी व्यवहार की बात करते हैं तो मानव भी एक प्राणी है। अब मानव को प्राणी की श्रेणी में क्या विशेषताएं दी गई हैं, तो उस आधार पर इन्होंने कहा है उसको कि मनोवैज्ञानिक मानव, है ना? मनोवैज्ञानिक मानव यानी कि अन्य प्राणियों की अपेक्षा इस प्राणी में, यानी कि मानव रूपी प्राणी में जो विशेषता है, जिसके लिए ये विशेष है, वो इसका मेंटली प्रोसेस है, जो थिंकिंग प्रोसेस है। यानी कि मनोवैज्ञानिक विचार व्यक्ति को क्या बनाते हैं? एक खास प्राणी बनाते हैं, है ना? तो ये बोलते हैं कि अगर व्यक्ति अपनी समस्याओं को सुलझाने में, उनका हल निकालने में सक्षम है, तो उसको साधारण प्राणी तो नहीं कहा जा सकता, साधारण मनुष्य नहीं कहा जा सकता, वो एक मनोवैज्ञानिक मानव है।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संज्ञान के बारे में भी बात कर रहे हैं, इसके साथ ही अभी हम आगे जानेंगे कि ये व्यवहार के बारे में भी बात करते हैं। और क्योंकि ये बाद में गेस्टाल्टवाद से काफी प्रभावित थे, तो ये गेस्टाल्टवादी भी हैं। लेविन ने मानव व्यवहार को व्यक्ति व वातावरण का प्रतिफल बताया है। ये कहते हैं कि मानव का व्यवहार बराबर किसके होता है, व्यक्ति, यहाँ पर आप देखोगे बी है बिहेवियर, ठीक है, एफ है फील्ड या फंक्शन ऑफ किसका, पर्सन और इन्वायरमेंट, यानी कि पर्सन जिस इन्वायरमेंट में है उसके प्रतिफल का रूप बराबर किसके होता है, व्यवहार के बराबर होता है। मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि व्यवहार को बराबर बताया गया है किसी व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की जाए तो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ जो अंतःक्रिया करता है, ठीक है, उस फंक्शन को या उस फील्ड को किसके बराबर बताया गया है, व्यवहार के बराबर बताया गया है। इस सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं, टोपोलॉजी सिद्धांत, संज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत तथा क्षेत्रीय मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इसके साथ ही गेस्टाल्ट सिद्धांत के एक पहलू के रूप में भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ये गेस्टाल्टवादी हो गए थे बाद में। हालांकि ये व्यवहारवादी भी हैं, संज्ञानवादी भी हैं। इसके साथ ही गेस्टाल्टवाद का प्रभाव इनके ऊपर काफी गहरा पड़ा है, तो इस वजह से इस सिद्धांत को इस नाम से भी जाना जा सकता है ना। इन्होंने इस सिद्धांत के अलावा और भी सिद्धांत दिए, जैसे कि 3 फेज थ्योरी। अगर आपने पढ़ी है तो मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। 3 फेज यानी कि अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं तो 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज में आप उस फील्ड में नए हैं तो आप पहली स्टेज पर हैं। आप सेकंड स्टेज पर आकर आपको चेंजेस लेकर आने हैं खुद में, है ना। उस कार्य को करने में आपको जो भी चीजें सीखनी है, खुद में क्या क्या बदलाव लाने हैं, क्या क्या सुधार करने हैं, वो सेकंड स्टेज है। इसके बाद तीसरी स्टेज में आप योग्य हो जाते हैं, वहां के परफेक्ट हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो उस बारे में है। तो ये हल्की सी मैंने जानकारी आपको दे दी, है ना। थोड़ी बहुत जानकारी आपको ये अपने जो हमारा मेन टॉपिक है उससे हटके भी होनी चाहिए, तो यहाँ जिक्र हुआ तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, यहाँ तक हम जान चुके हैं, ये मेन है कि बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर होता है फंक्शन या फील्ड ऑफ पर्सन इन इन्वायरमेंट, या पर्सन और इन्वायरमेंट का क्या है, प्रोडक्ट है ना। तो बिहेवियर को यहाँ पर मेन बताया गया है किसी व्यक्ति के वातावरण से संबंधित जो भी चीजें हैं, ठीक है, उसके क्षेत्र के बराबर। अब हम जानते हैं कुछ ऐसी शब्दावली जो हमें आगे पढ़नी है, इसको हम डायग्राम से समझेंगे। ये क्षेत्रीय सिद्धांत एक सतही मानचित्र के रूप में अभिव्यक्त किया गया, तो हमें भी तो उसी प्रकार से समझना है। तो उसको समझने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर कर दूं। इन्होंने देखिए गणित और साइंस से कुछ चीजें उठाई और उसको अपने मनोविज्ञान में वो उपयोग किया। जैसे वेक्टर, सदिश और अदिश राशि हम पढ़ते हैं साइंस में, मैथ्स में, ठीक है। और इसके साथ ही वैलेंस है ना। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। सदिश को इन्होंने यूज किया है। सदिश मतलब होता है, अगर मैं साइंटिफिक उसमें बताऊं तो डेफिनेशन में, दिशा सहित परिमाण। कोई भी ऐसी राशि जिसमें दिशा भी हो, परिमाण भी हो। उदाहरण के लिए बल हो गया, बल किस दिशा में लगाया जा रहा है, बल की मात्रा क्या, किस मात्रा में बल लगाया जा रहा है, ठीक है। तो वो किस में आ गया, सदिश में आ गया। जबकि उसका अपोजिट होता है अदिश, जो कि हमें यहाँ पर नहीं देखना है, लेकिन मैं उसको बता दे रही हूँ कि अदिश में ये होता है कि दिशा रहित परिमाण, यानी कि आपके पास कोई ऐसी इकाई होगी, कोई ऐसी राशि होगी जिसमें दिशा नहीं दी गई होगी, केवल परिमाण होगा। जैसे कि चाल, चाल एक ऐसी राशि है जिसमें आपको सिर्फ दिशा नहीं दे रखी, लेकिन सिर्फ परिमाण दे रखा है कि उसकी चाल इतनी है। अब किस दिशा में चाल चल रहा है तो वो चीज नहीं बताई गई है। तो उस चीज को ही इन्होंने यहाँ साइकोलॉजी में रिलेट किया है। किस प्रकार से, वो हम आगे समझेंगे। यहाँ इन्होंने बैलेंस शब्द को यूज किया है जिसका मतलब होता है कर्षण बल। कर्षण, आपको आकर्षण और विकर्षण, मतलब कर्षण बल 2 प्रकार के हो सकते हैं, आकर्षित करने वाले यानी कि आकर्षण बल, और विकर्षित करने वाले यानी कि विकर्षण बल। तो ये 2 प्रकार के हैं। कहने का मतलब है कि आकर्षण वो वाले बल होते हैं जो आपको किसी चीज के प्रति आगे बढ़ाते हैं, सकारात्मक हो गई, और विकर्षण वो वाले बल होते हैं जो किसी चीज के प्रति आपको विकर्षित करते हैं, दूर करते हैं, तो वो नकारात्मक हो गए, है ना। कॉन्फ्लिक्ट, ये संघर्ष इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया उसका। ये 3 प्रकार का होता है ना। कोई भी बाधा या जो भी रुकावटें हैं उसको यहाँ पर 3 प्रकार से बताया गया है। 2 पॉजिटिव
टू नेगेटिव और साइमल्टेनियस, यानी कि पॉजिटिव में तो दो ऐसे आपके पास ऑप्शन है कि जो आपको आकर्षित करेंगे अपनी तरफ और आप उसके प्रति आकर्षित होंगे भी। दूसरा है जिसमें एक तो इसमें दोनों ही क्या होंगे, आपको विकर्षित करेंगे, आप पीछे हटेंगे, दूर हटेंगे इन चीजों से, दोनों ही यहाँ पर वैसे ही ऑप्शन है। तीसरा है, एक तो आपको विकर्षित करेगा यानी कि आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा कि दूर हटिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसका दूसरा ऑप्शन आपको अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा कि नहीं कर लेना चाहिए। तो इन चीजों को मैं एक बार अब अच्छे से समझा देती हूँ, है ना। बैलेंस, आकर्षण बल, कर्षण बल दो प्रकार का है, सकारात्मक और नकारात्मक, आकर्षण और विकर्षण, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष तीन प्रकार के हैं। टू पॉजिटिव, यानी कि अगर बच्चे के सामने ऑप्शन दिया जाए कि चल कहीं घूमने चलते हैं, यात्रा पर जाना है, टूर पर जाना है, पिकनिक पर जाना है, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है गेम खेलना है, तो बच्चा दोनों ही कंडीशन में हाँ कर देगा, है ना। ये चीजें उसको क्या कर रही है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव बैलेंस बोल सकते हैं इनको। सेकंड है टू नेगेटिव। पहला है अनैच्छिक कार्य करना, यानी कि बच्चे को कोई ऐसा काम दे दिया जाए बोरिंग सा, जो बच्चा उसको इंटरेस्ट के साथ नहीं कर पाएगा, तो बच्चा कहेगा कि मुझे तो ये नहीं करना। लेकिन उसके साथ ही सेकंड ऑप्शन है कि उसको फिर दंड मिलेगा। अगर उसने मना किया, वो काम नहीं किया, तो उसके बदले में उसको परिणाम के रूप में क्या मिलेगा, सजा मिलेगी, पनिश किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर दो ऑप्शन है और दोनों ही क्या है, उसको विकर्षित कर रहे हैं, उसको उन चीजों से दूर हटने को कह रहे हैं। तीसरा है साइमल्टेनियस, अनैच्छिक कार्य करना, कोई ऐसा कार्य फिर से दे दिया गया जो कि उसकी इच्छा के विरुद्ध है, लेकिन उसको ये पता चलता है बाद में कि उसके लिए पुरस्कार भी दिया जाएगा अगर वो उसको अच्छे से कर देता है। तो ना चाहते हुए भी बच्चा कार्य तो पसंद नहीं कर रहा है, इंटरेस्टिंग नहीं है उसमें, है ना, लेकिन उसके बाद भी उसको करना पड़ रहा है क्योंकि उसको पता है कि मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे पुरस्कार दिया जाएगा। और यहाँ पर दंड वाला कोई ऑप्शन है नहीं, काम तो देखो करना है, इच्छा से तो नहीं करना है, इच्छा मेरी है नहीं लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ेगा, लेकिन इतनी संतुष्टि है कि मुझे क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव और यहाँ दोनों पॉजिटिव, तो ये तीन प्रकार के बैलेंस थे जो कि हम डायग्राम के थ्रू अच्छे से, मैपिंग के थ्रू अच्छे से समझेंगे। तो ये चीजें थी हमारी क्षेत्रीय सिद्धांत के बारे में, जो कुछ और पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिए। आइए लेविन की थ्योरी को मैपिंग के माध्यम से समझते हैं। मैपिंग के माध्यम से समझना ही टोपोलॉजी है। तो यहाँ पर हम वो चीजें वर्बली जान चुके हैं, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इस तरह से जान लेते हैं कि उन शब्दावली का यहाँ पर क्या प्रयोग है। यहाँ पर एक व्यक्ति को बिठाया गया है, पी एक पर्सन है, इसके साथ ही इसकी नीड्स यहाँ पर इसके साथ मौजूद है। ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, इस सर्कल की बाउंड्री को कहा गया है व्यक्तिगत सीमा। इस व्यक्ति की कुछ व्यक्तिगत सीमाएं हैं, जैसे हम सभी की अपनी अपनी व्यक्तिगत सीमाएं होती हैं। इसके बाद आप देखोगे ये जो सेमी सर्कल बन रहे हैं, ये हाफ सर्कल, ये डिजाइन सी जो बन रही है, ये क्या है, इस व्यक्ति की एबिलिटीज हैं, योग्यता। तो कहने का मतलब ये है अपनी योग्यताओं के आधार पर ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ना, और एक सीमित दायरे में इसका जीवन दिखाया गया है यहाँ पर। अब आप समझेंगे ये जो एक डोर जैसा बन रखा है, ये क्या है, एक बैरियर है, बाधा, है ना, जो कि हम सभी के जीवन में विभिन्न रूपों से आती है सामने। एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है। वेक्टर यानी कि सदिश, कोई भी ऐसी राशि जिसमें दिशा निहित हो। तो आप देखोगे यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स यानी कि चालक बल, ये वो बल है जो इंटरनली हमारे अंदर होता है। इंटरनली हम किसी चीज के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि मैंने बैलेंस पढ़ा दिया था आपको कि मुझे ये काम करना है तो करना है ना। तो वेक्टर यानी कि वो ड्राइविंग फोर्स को वेक्टर उस दिशा में लेकर जा रहा है, मतलब ड्राइविंग फोर्स इस वेक्टर के माध्यम से पर्सन के उस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में, जहां पर गोल मौजूद है ना। एक बार मैं इन सबको डिफाइन कर देती हूँ, उसके बाद हम इसको सभी चीजों को अटैच करेंगे कि किस प्रकार से संबंधित है, और उन संबंधों को ही दर्शाना क्या है, टोपोलॉजी है, इस फिगर के माध्यम से। देखिए, ड्राइविंग फोर्स चालक बल, वेक्टर सदिश, इधर भी वेक्टर है, ये भी सदिश है। ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स है, बाधक बल, एक बल है चालक बल, एक बल है बाधक बल। यहाँ आपका गोल है, लक्ष्य, ठीक है।
ये मैंने बता ही दिया कि पर्सन है, नीड्स है, एबिलिटीज हैं, पर्सन की बाउंड्री है, और ये जो इन्वायरमेंट है, ये वाला जो इन्वायरमेंट है ये पूरा, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल शेप में, इसके अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इस साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट की जो बाउंड्री है उसको कहा जाता है बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस, है ना, जीवन क्षेत्र विस्तार। और ये था मनोवैज्ञानिक वातावरण। अब आप देखोगे जो डॉट डॉट करके जो मैंने ये बाहर का स्पेस बनाया है, इसके बीच में जो जगह है इसको बोला जाता है फॉरेन हल। हिंदी में भी यही नाम है, इंग्लिश में भी यही है ना। और बैरियर मैंने आपको बता ही दिया। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। किसी भी पर्सन की किसी भी पर्सन को अपनी नीड्स पूरी करने के लिए किसी भी पर्सन को अपनी नीड्स पूरी करने के लिए कुछ एबिलिटीज, मैं इसको बोलती हूँ दोबारा से, कि कोई भी पर्सन अपनी नीड्स को अपनी एबिलिटीज के माध्यम से पूरी करता है, ठीक है। एबिलिटीज ही उसको आगे बढ़ाती हैं, किसके लिए, उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो ये अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है एबिलिटीज के माध्यम से, है ना। अब क्या होता है ना, इस पर्सन का एक गोल बनता है, लक्ष्य है कि मुझे मान लीजिए ये एग्जाम क्लियर करना है। अब ये पर्सन अपनी एबिलिटीज के थ्रू अपनी नीड्स को तो पूरा कर ही रहा है, अपने लक्ष्य तक भी इसको पहुंचना है ना। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या होता है ना कि एक बल इसको, आंतरिक बल इसको बोलेंगे, आंतरिक बल, इंटरनली जो फोर्स, इसको ड्राइविंग फोर्स कहा जा रहा है, चालक बल, यानी कि ये ड्राइव करता है व्यक्ति को अपने गोल तक पहुंचने के लिए क्या करता है, ये इंटरनली फोर्स दे रहा है, सदिश, यानी कि इस दिशा की तरफ एक बल लगता है कि आपको अपने गोल की तरफ जाना है। लेकिन क्या होता है ना, बाधाएं बीच में आ जाती हैं। हम पेपर की तैयारी करते हैं और जैसे जैसे पेपर नजदीक आता है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने घटित होने लगती हैं। जैसे मान लीजिए कुछ भी ऐसा हो गया अनचाहा सा कि आप चाह रहे हो कि मैं आज मैक्सिमम टाइम पढूं, लेकिन घर पर गेस्ट आ जाते हैं तो बच्चा नहीं पढ़ पाता है, या कोई काम ऐसा सडनली पड़ जाता है। तो जो भी बाहरी तत्व ऐसे आपके सामने रुकावटें बनकर आए, उसको क्या कहा गया है यहाँ पर, बैरियर, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि बैरियर को आप क्रॉस तो कर सकते हो, अपनी नीड्स, आपकी नीड्स हैं कि आप उस गोल तक पहुंचो अपनी एबिलिटीज के माध्यम से, है ना, इस बाउंड्री को क्रॉस करो। आपको इंटरनली फोर्स किया जा रहा है, वेक्टर यानी कि इस दिशा की तरफ। लेकिन क्या होता है ना, ये बैरियर्स जो है ना, ये आपको आगे नहीं जाने दे रहे हैं। अब अगर आपकी एबिलिटीज इतनी स्ट्रांग है कि आप बैरियर को क्रॉस कर सकते हो, तब तो आपका ये वाला बल हाई रेंज में काम करेगा। कहने का मतलब है अगर आपका इंटरनली फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है तो आप इधर की तरफ बढ़ते जाओगे, बैरियर को क्रॉस कर दोगे, और जो ये रीस्ट्रेनिंग फोर्स है, जो बाधक बल है, जो क्या कर रहा है, लक्ष्य से आपको दूर कर रहा है ना। ड्राइविंग फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि रीस्ट्रेनिंग फोर्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। होता है ना कि आपके साथ में कोई बच्चा बैठ के पढ़ रहा है तो म्यूजिक चला रहा है या आपस में बातें हो रही हैं, तो वहां पर क्या होता है, लाइब्रेरी में भी आप बैठे हैं तो छोटे छोटे साउंड से आप क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। तो बाहरी बल ऐसा है, कुछ बाहरी तत्व ऐसे हैं जो आपकी बाधाओं को आपके पास लेकर आ रहे हैं और ज्यादा क्लोज करते जा रहे हैं, बाधाओं को बढ़ाते जा रहे हैं, है ना, उनकी मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन ड्राइविंग फोर्स अगर हैवी है तो ड्राइविंग फोर्स इन बाधाओं से टकराता हुआ इस रेस ट्रेनिंग फोर्स को भी क्रॉस करता हुआ गोल तक पहुंच जाएगा, आप गोल अचीव कर लोगे। लेकिन अगर इस फोर्स की मात्रा ज्यादा है कि यार पेपर तो नजदीक आ गया, ज्यादा तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मैं पेपर ही नहीं दूंगा, या दूंगा तो मुझे पता है मेरा क्लियर ही नहीं होगा। तो इंटरनली आप चाह रहे थे कि मैं पेपर क्लियर करूं, लेकिन कुछ ऐसी रुकावटें आ गई जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई थम गई, और पढ़ाई थमने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लूज हो गया। आप सोचने लगे कि रुकावटें इतनी ज्यादा आई कि मैं पढ़ नहीं पाया, तो मेरा पेपर देना ना देना एक ही बराबर है, तो मैं दूंगा ही नहीं, या दूंगा भी तो नंबर तो आना ही नहीं है। अब क्या होता है ना, आप रुकावटें तो आपके सामने आई थी, वो तो चलो चल रही हैं, लेकिन एक बाहरी बल भी लग रहा है कि हो नहीं पाएगा, तेरे से रहने दे, अब मत कर, क्योंकि तूने तो पढ़ा ही नहीं है।
तो अगर ये वाला बल आपके ऊपर हावी हो जाए, जो बाहरी बल है, बाहरी तत्व है ना, रुकावटों के साथ अगर ये वाला बल भी हावी हो जाए, नेगेटिव फोर्स आपके दिमाग में आता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। इस चीज को अगर आप ज्यादा सोचते हो, ज्यादा ध्यान देते हो, तो कहने का मतलब है ये आपको और इधर को लेकर जाएगा, आपके गोल से आपको दूर कर देगा। लेकिन अगर आप इंटरनली सोच रहे हो कि बाधाएं भले आ गई थी, सबकी लाइफ में आती, किसी के में कम, किसी के में ज्यादा, तो आप इंटरनली जो चीजें आपके दिमाग में है कि बेशक बाधाएं आई थी, मैं तो पेपर दूंगा, है ना, बेशक नंबर ना आए, मैं तो पेपर दूंगा, और मैंने जितना अब तक पढ़ा था, क्या पता मेरा उतने से ही काम निकल जाए। तो ये वाला बल ये कहेगा कि तू दे, आपको पॉजिटिव करेगा। तो ये वाला बल अगर हाई है तो ये आपको इधर की तरफ बढ़ाएगा और ये आपको आपके गोल तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर रिस्ट्रेनिंग फोर्स ज्यादा है तो आपको आपके गोल से दूर करेगा, है ना। दोबारा दोबारा समझा देती हूँ। रिस्ट्रेनिंग फोर्स आपको गोल से दूर करता है, जबकि ड्राइविंग फोर्स आपको गोल के नजदीक लेकर जाता है। तो दोनों ही चीजें आपने समझ ली। और मैंने बताया आपको ये क्या है, हमारा साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। आपकी लाइफ में जो भी चीजें आपके वातावरण में घटित हो रही हैं, वो सारी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली होती हैं, है ना। बिहेवियर आप देखेंगे यहाँ पर, है ना, और भी चीजें आप देखेंगे, तो आपके वातावरण को आपको आपके वातावरण से किस प्रकार से संबंधित किया जा रहा है, वो यहाँ पर हमने समझा। एबिलिटीज जान ली, आवश्यकताएं जान ली, पर्सन जान लिया, बाधा जान ली, फॉरन हल को जानते हैं। ये क्या था, बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस। ये है आपकी लाइफ की बाउंड्री कि आप इस क्षेत्र विस्तार में रहते हैं, यानी कि ये आपका जीवन क्षेत्र है, आप इससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन पता है क्या होता है, अगर आपका ड्राइविंग फोर्स हाई है, रेस्ट्रेनिंग फोर्स को क्रॉस करता हुआ गोल तक पहुंच जाता है, और गोल के आगे तो फिर एक नई चीज शुरू होती है। जैसे ही आप अपना गोल अचीव कर लेते हो तो लाइफ पहले जैसी नहीं रहती। तो आपकी जो लाइफ बाउंड्री थी ये क्रॉस हो जाती है और फिर आप इस जोन में आ जाते हो। ये वाला जो जोन है इसमें आप आ जाओगे, और ये वो जोन है जो संभावित है। ऐसा फिक्स नहीं है कि हर किसी को लाइफ में हर कोई लाइफ में गोल अचीव कर ले, ठीक है। वो उस बंदे के ऊपर है कि वो कितनी मेहनत करता है या उसमें कितनी शिद्दत है। जैसे ही वो अपने गोल को प्राप्त करता है तो एक नई लाइफ शुरू होती है। तो वो जो संभावनाएं उसने जो सोच रखी थी, जो उसके ड्रीम्स थे कि ऐसा भी हो सकता है मेरी लाइफ में, जो बाउंड्रीज हैं कि मैं कहीं जा नहीं सकता या जा नहीं सकती, तो जॉब लगने के बाद में वो चीजें नहीं रहेंगी, है ना। जो मुझ पर बाउंड्रीज लगाई जाती हैं घरेलू मामलों में कि इतने बजे से आप बाहर नहीं जा सकते, इतने बजे के बाद में, जो भी चीजें हैं, तो ये तो छोटे छोटे से एग्जाम्पल हो गए, आप कुछ भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये, गोल अचीव करने के बाद आप जिस लाइफ में जो लाइफ आपकी लिमिटेड थी उसको आप क्रॉस कर जाओगे, फिर आप इस क्षेत्र में आ जाओगे जिसको कहा जाता है फॉरन हल। फॉरन हल मतलब ऐसा संभावित क्षेत्र जो भविष्य में बन सकता है। यानी कि हम हैं तो मान लीजिए ऐसा होता नहीं है कि कोई लो बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, लेकिन उसकी मेहनत, उसका डेडिकेशन, है ना, वो सारी चीजें मिलकर क्या करती हैं, उसकी लाइफ चेंज कर देती हैं। तो लाइफ चेंजिंग मूवमेंट कह सकते हैं आप इसको, कि आफ्टर गोल आप ऐसी लाइफ को जीने लगते हैं जो आपने सिर्फ कल्पना की थी, है ना। आपकी जो कल्पनाओं में मौजूद थी कि क्या ऐसा भी हो सकता है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, अगर मैं मेहनत करूँ मेरा नंबर आएगा, तो मेरी लाइफ में भी ये अच्छी अच्छी चीजें होंगी, मैं भी ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। तो फॉरन हल वो है जो आपका संभावित भविष्य है उसको दर्शाता है, ठीक है। आप अपने लाइफ स्पेस से बाहर आ जाते हैं और उस दुनिया को जीने लगते हैं, उस जीवन विस्तार में आ जाते हैं जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, है ना, आप खुद भी नहीं कर सकते थे। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी पर्सन अपनी एबिलिटीज के थ्रू अपनी नीड्स को कंप्लीट करता है ना, और अपने बाउंड्रीज से क्रॉस होता हुआ उसको जब ड्राइविंग फोर्स लगता है वेक्टर के माध्यम से, तो वो बैरियर्स भले आए लेकिन बैरियर्स को भी क्रॉस करता हुआ, रेस्ट्रेनिंग फोर्स को भी तबाह करता हुआ अपने गोल तक पहुंचता है। और गोल तक पहुंचने के बाद उसका जो लाइफ स्पेस है वो भी क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, और फिर वो एक नया जीवन या फिर एक बेहतर जीवन जीने लगता है। तो ये हमने समझ लिया मैप के माध्यम से।
तो अब आपको समझ में आया होगा जो चीजें स्टार्टिंग में नहीं आ रही थी। टोपोलॉजी मतलब सतही रूप से, यानी कि अब ये सरफेस पर ही तो मैं आपको समझा रही हूँ, किसी सरफेस पर आप मैप बनाते हैं और विभिन्न चीजों को, ठीक है, उनके क्षेत्रों से संबंधित करते हैं, क्षेत्रों से उनका संबंध बनाते हैं। विभिन्न चीजें यहाँ पर क्या है, अब देखिए एक सरफेस है, सरफेस पर मैंने एक मैप बनाया, इस मैप पर मैंने जो भी विभिन्न चीजें थी उनको क्या किया, एक दूसरे से अटैच किया, यानी कि अब ये लाइफ स्पेस जो था इसको मैंने जोड़ा है किससे, फॉरेन हल से। यहाँ तक आने के लिए उसको किन किन चीजों से गुजरना पड़ा, तो विभिन्न चीजों को मैंने जोड़ा है, संबंधित किया है, ठीक है। जो भी क्षेत्र दिए गए हैं जीवन के, चाहे वो पर्यावरणीय क्षेत्र हो, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र हो, है ना, सॉरी मनोवैज्ञानिक वातावरण मैंने यहाँ पर बोलना था। मनोवैज्ञानिक वातावरण से मतलब यही था कि आपके लाइफ में आपके आसपास जो घटनाएं घटती हैं उसका आधार क्या होता है, मनोवैज्ञानिक वातावरण, यानी कि आपके वातावरण में मनोवैज्ञानिक चीजें घटित होती रहती हैं। तो आप उनसे उनका भी सामना करते हो और सारी चीजों को फेस करते हुए आप अपने गोल को अचीव कर लेते हो, ठीक है। रिस्ट्रेनिंग फोर्स अगर ज्यादा ना हावी हो आप पर तो गोल के आप पास जाते रहते हो। और इस माध्यम से हम टोपोलॉजी के माध्यम से लेविन के कर्ट लेविन के सिद्धांत को समझ पाए। और इसके बाद हमें अगला सिद्धांत समझना है जो कि है कोल्ब का।